आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। सुशील मोदी के साथ दूसरे बीजेपी नेताओं का कहना है कि नीतीश कहीं जाएं, कुछ होने वाला नहीं। नीतीश बीजेपी में विभाजन पैदा करना चाहते हैं, जबकि बीजेपी नेताओं के बयान पर जेडीयू की ओर से पलटवार भी हुआ। प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे और सब दिन जब तक वो रहे कि जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं कि मन में श्रद्धा भाव कम बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का ऐसा बयान। आखिर क्यों सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि नीतीश बीजेपी में फूट डालना चाहते हैं? पूरी बात सुशील मोदी के इस बयान से समझिए। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, अटल जी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे, लेकिन देखिए जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हो। इसे नरेंद्र मोदी बनाम आडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। सुशील मोदी ही नहीं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी कहते हैं नीतीश को जहां जाना है चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार संभल नहीं रहा, देश की क्या बात करेंगे? क्या कोई इस देश में क्या फर्क पड़ता है कि नीतीश जी किससे मिलते हैं? इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में बनेगी। नीतीश जी से बिहार संभल ही नहीं रहा है तो देश की बात कहां से आए? बीजेपी के नेता भले कुछ भी कहें, नीतीश कुमार ये बात हर बार कहते हैं कि उन पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भरपूर आशीर्वाद रहा है। दिल्ली में दिवंगत प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के मौके पर सदैव अटल मेमोरियल जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दी। उनको मौका मिला, उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे में विपक्षी एकता को मजबूती देने की भी कोशिशों में हैं। इस बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी नीतीश कुमार पर बीजेपी में सीनियर नेताओं के नाम फूट डालने की कोशिशों का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर जेडीयू की ओर से पलटवार किया गया है। मतलब भाजपा में संभावना है दरार का। अटल जी को मानने वाले लोग हैं जो अपमानित हो रहे हैं, तो आप भी तो आडवाणी जी को मानते थे। क्या आडवाणी जी चौथे उम्र में पहुंच के तो एलर्जी हो गया है? आरोप प्रत्यारोपों के बीच बीजेपी यही सवाल पूछ रही है कि नीतीश पहले अटल आडवाणी करते थे, अब मोदी अटल क्यों कर रहे हैं? पहली बार अटल जी की समाधि स्थल गए, अभी अटल जी क्यों याद आ गए? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम योजनाओं को मंजूरी मिली। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे के 32,500 करोड़ रुपए के 7 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं और ये प्रोजेक्ट रेल लाइन अपग्रेडेशन और नई रेल लाइन से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट के 9 राज्यों में 35 जिलों को कवर करेगी और इस प्रोजेक्ट से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को सीधा फायदा होगा। साथ ही यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और ओडिशा को भी फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से ज्यादा ट्रेनें चल सकेंगी और साथ ही केंद्र ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत गोरखपुर कैंट से वाल्मीकि नगर सेक्शन का दोहरीकरण होगा और इस सेक्शन की लंबाई 96 किलोमीटर है। दोहरीकरण में 1269 करोड़ की लागत आने वाली है। गोरखपुर कैंट से वाल्मीकि नगर की डबलिंग का इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1269 करोड़ और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बड़ा ब्रिज है गंडक रिवर पे 854 मीटर का, यानी करीब करीब 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम लंबा ये ब्रिज रहेगा। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के दोनों राज्यों के इसमें मदद लगेगी। 7 प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुए हैं। 32,500 करोड़ रुपीस के 7 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। 32,500 करोड़ रुपीस के सातों के सातों प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के 9 राज्यों में 35 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे और टोटल इसकी लेंथ है 2,339 किलोमीटर्स इससे ऐड होंगे।
जो राज्य जिसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा उनमें है उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा को भी मंजूरी दी है। देश में 10,000 नई ई बसें चलेंगी और ई बस सेवा के लिए 57,613 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बस 100 शहरों को मिलेंगी। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 50 बसें मिलेंगी। 5 लाख से 20 लाख तक की आबादी वाले शहर के लिए 100 बसें मिलेंगी। वहीं 20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए 150 बसें मिलेंगी। देश में सार्वजनिक परिवहन सेवा को विस्तार मिलेगा। और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने आज कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी, जिसका फायदा बिहार, झारखंड सहित पूरे देश को होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा को मंजूरी दी, जिसके तहत 50,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इसके तहत इलेक्ट्रिकल बस पूरे देश में शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ रेलवे के 7 बड़ी परियोजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसके तहत 32,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इससे बिहार, झारखंड की अगर हम बात करें तो बिहार के गोरखपुर से वाल्मीकि नगर तक जो रेलवे ट्रैक है उसका दोहरीकरण किया जाएगा, जिसमें 1 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा। इसके साथ ही साथ केंद्रीय कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दी, जिसके तहत मजदूरों को स्किलिंग किया जाएगा, जहां पर सॉफ्ट लोन दिए जाएंगे, साथ ही साथ स्टाइपेंड देने की भी योजना है। कैप्टन योगी के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। इधर कटिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लालू प्रसाद पर हमला बोला। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तबीयत खराब होने की वजह से अदालत ने लालू को राहत दी, लेकिन वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आईएनडीआईए की बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही इंडोर गेम खेल रहे हैं, मरीन ड्राइव का मजा ले रहे हैं। और स्वास्थ्य कारणों से माननीय न्यायालय ने उन्हें तत्काल जमानत दी, लेकिन उसका पूरी तरह दुरुपयोग उनके द्वारा राजनीतिक हित के लिए भी किया जा रहा है। वे आईएनडीआईए की बैठकों में भी भाग लेते हैं, इंडोर गेम्स भी खेलते हैं, अन्य जो मेरीन ड्राइव और इस तरह के जो क्षेत्र हैं वहां भी वो घूमने जाते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत गर्म है और इस बीच आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने बिहार में योगी मॉडल की मांग की। उन्होंने बिहार में यूपी की तरह अपराधियों के एनकाउंटर की मांग की। मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव ने बिहार सरकार से अपराधियों के एनकाउंटर करने के लिए नियम बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अपराधियों में भय का माहौल होना चाहिए। यूपी में इनकाउंटर हो रहा है, यहाँ भी इनकाउंटर हो रही है। देखिए, हमारा बस चले तो मैं तो कहूंगा कि अपराधी जो वैसा अपराध जिससे समाज हमारा जो है मतलब कि तबाह रहता है, तो ऐसा नियम बनाए जिससे सही में उसका जो है इनकाउंटर कर दिया जाए। भय तो पैदा होना चाहिए अपराधी में। बिहार कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी, ताकत पूरी झोंकी है। पटना में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने चुनाव रथ को रवाना किया। कांग्रेस का टारगेट ऐसे युवा वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे। युवाओं के सहारे चुनावी नैया पार कराने की क्या है कांग्रेस की रणनीति, रिपोर्ट देखिए। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार केवल सुर्खियों में ही बना हुआ है। कांग्रेस के नेता हर बार ये दावा करते हैं कि नीतीश कैबिनेट में जल्द विस्तार होगा। कितने नेता मंत्री पद की रेस में हैं? क्यों कैबिनेट एक्सपेंशन टल जा रहा है? इन बातों को कुछ नेता खरमास टलने की बातों के संकेत दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पहली बार वोटर बने युवाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने फर्स्ट वोट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत की रथों के जरिए। ये देखिए, यहाँ से आज रथ को रवाना किया जा रहा है और पहला वोट अगर 18 साल के
उम्मीदवार कोई बनता है और अगर पहला वोट जो है अगर वो देता है तो वो इंडिया को दे, वोट फॉर इंडिया, ये पहला वोट जो है वो इंडिया को दे। ये मुहिम की शुरुआत जो है वो यहाँ से की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रथों को रवाना किया। अखिलेश सिंह दावा कर रहे हैं कि यदि युवाओं का साथ रहा तो बिहार की सभी सीटों पर विपक्षी गठबंधन की जीत कठिन नहीं होगी। जिस तरह से यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि उनको वो इंडिया गठबंधन के विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने में कामयाब होंगे। दावे चाहे जो कर लिए जाएं, पर इतना साफ है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश जरूर हो रही है। भले ही राज्य में किसी मुद्दे पर कैबिनेट का मसला फंसा हो, पर ये जताने की कोशिश जरूर की जा रही है कि विपक्ष मजबूती से चुनावी ताल ठोकने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविएस नारायण की रिपोर्ट। समस्तीपुर में शहीद दारोगा नंदकिशोर यादव का अररिया में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन नंदकिशोर यादव की हत्या के बाद बिहार की सियासत गर्म है। विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। ये चिता है उस जांबाज दारोगा की जिसकी समस्तीपुर में पशु तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अररिया में शहीद नंदकिशोर यादव को उनके बेटे हर्ष ने मुखाग्नि दी। चिता की आग अब ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन दारोगा की हत्या से उठे सवालों की चिंगारी ने बिहार की सियासत को तपाना शुरू कर दिया है। शहीद दारोगा के अंतिम संस्कार में स्थानीय सांसद प्रदीप सिंह भी शामिल हुए और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। यह खबर सुनकर के आज पूरे जिला में मर्माहत है और सरकार कितना संवेदनहीन है कि अभी तक सरकार की तरफ से, सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक संवेदना व्यक्त नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने तो बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि बिहार में अपराधियों ने गुंडा राज को साबित कर दिया है, जिसे मुख्यमंत्री जनता राज कहते हैं। ये पावन अवसर पर पूरा देश उत्सव मना रहा था, बिहार में गुंडों का उत्सव चल रहा था। वहीं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शेगी नहीं। सरकार की शक्ति है, सरकार उन अपराधियों से सख्ती के साथ निपटेगी और किसी भी कीमत पर अपराधी नहीं बचे, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। मंत्री जी का कहना है कि अपराधियों को पुलिस किसी भी सूरत में छोड़ेगी नहीं, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। इस घटना के बाद समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जो अब उस पशु तस्कर गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी पर काम कर रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। सवाल है कि कब गिरफ्तार होंगे दारोगा नंदकिशोर यादव के हत्यारे? कब तक होती रहेंगी ऐसी घटनाएं? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश और समस्तीपुर से मुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के स्कूलों के हेडमास्टर को फिर से बोरा बेचने का आदेश मिला है। मिड डे मील निदेशक का आदेश जारी हुआ है। स्कूल के हेडमास्टर 20 रुपए की दर से बोरे की बिक्री करेंगे। मिड डे मील सामग्री खाली होने पर बोरे की बिक्री करेंगे और पैसे जिले की योजना मद में जमा होंगे। मिड डे मील निदेशक की बोरा बेचने के आदेश की चिट्ठी के बाद एक बार फिर से शिक्षकों का आक्रोश है और शिक्षक संघ ने सरकार पर हमला बोला है। शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षकों को व्यापारी न बनाएं, क्योंकि बोरा बेचना शिक्षकों का काम नहीं, ऐसे गैर शैक्षणिक कार्य से पढ़ाई बाधित होगी। एक बार फिर से शिक्षकों के लिए बोरा बेचने का आदेश जारी हुआ है, यानी शिक्षा विभाग के आदेश के बाद अब शिक्षक संघ विरोध जता रहा है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हैं, उसके साथ साथ लेफ्ट के एमएलसी संजय कुमार सिंह भी हैं। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से अभी फिर से बोरा बेचने का आदेश जारी हुआ, हालांकि नई दर तय की गई है, यानी अब 20 रुपए बोरा बेचना है हेडमास्टर को? अब तो एक और जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नहीं पढ़ाने पर कार्रवाई और निलंबन, वेतन कटौती का आदेश, दूसरी ओर उनकी आशा थी जो 15 अगस्त में राजकर्मी की घोषणा होगी। इस तरह से ये जले पर नमक छिड़कना और शिक्षक को व्यापारी बना दिया। अब ये बाइक पर बोरा ले जाएगा तो फिर पढ़ाई कौन करेगा? और 10 रुपया में जो बोरा लेने वाला था ही नहीं,
अब ये चूहा काटा वाला बोरा 20 रुपया में कौन ले? ये तो अपमानित करना है हमारे शिक्षकों को। क्या ऑडिट भी तो किया जाएगा कि भाई कितने मध्याह्न भोजन में जो घोटाला पर घोटाला लोग चला रहे हैं, ये बोरा में भी हमको घोटाला की आशंका लग रही है। और इसकी तो संख्या गिनी जाती है, इसका अंकेक्षण होता है। ये सारी जवाबदेही शिक्षक पर क्यों इस तरह से गैर शैक्षणिक कार्य की सरकार सौंप रही है? हम इसका घोर विरोध करते हैं कि आप शिक्षकों से एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं और दूसरी ओर आप उनसे गैर शैक्षणिक कार्य लेते हैं। के पाठक जी से हम आग्रह करते हैं कि ऐसे गैर शैक्षणिक कार्य का जो आदेश निर्गत जिस अधिकारी ने किया है उसको तुरंत वापस लें। तो शत्रुघ्न बाबू ने साफ कहा है कि कल 15 अगस्त के दिन भी शिक्षक इंतजार में थे कि सरकार राज्यकर्मी की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऊपर से अब बोरा बेचना, ऐसे में शिक्षकों को ये नागवार गुजर रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर कोसी में बढ़ते जल स्तर पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। संजय झा ने कहा कि पानी अचानक इतना बढ़ गया कि ये खतरे की घंटी है, लेकिन विभाग के सारे इंजीनियर 24 घंटे तैयार हैं, सभी बांध सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में जब तक हाई डैम नहीं बनेगा तब तक स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। कंसर्न का विषय है, सरकार पूरी तरह से तैयार है। आप ये समझिए कि 4,62,000 क्यूसेक पानी 3 दिन पहले कोसी में आया है। मैं तो डिटेल में अगर जाऊं तो हम लोग उसको उम्मीद नहीं थी कि इतना पानी आ जाएगा। तो ये एक अलर्ट भी है, खतरे की भी घंटी है। और लेकिन पूरा डिपार्टमेंट के लोग, इंजीनियर सारे एम्बैंकमेंट पर 24 घंटा तैयारी देख रहे हैं। सारा बांध हमारा सुरक्षित है, फ्लड से प्रभावित होते हैं। उसका परमानेंट सॉल्यूशन नेपाल में जब तक हाई डैम नहीं बनेगा, कि भारत सरकार को, जल शक्ति मंत्रालय को जल्दी इस पर एक अथॉरिटी बनाना चाहिए और अथॉरिटी एक टाइम बाउंड तरीके से कोशिश करेगी कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। और अगली खबर है कोटा से, जहां एक और कोचिंग स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र वाल्मीकि प्रसाद बिहार के गया का रहने वाला था और कोटा के महावीर नगर 3rd इलाके में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। दरअसल छात्र ने गेट के रोशनदान से फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक छात्र के शव को नए हॉस्पिटल की मॉर्चरी में शिफ्ट कराया गया है। सूचना की मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। वाल्मीकि प्रसाद जो गया बिहार का रहने वाला था, एलएन में IIT इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, जिसने अवसाद के चलते कल 8 बजे के करीब सुसाइड किया था। जो हमें सूचना मिली थी, सूचना पर पहुंचे, परिजनों को सूचित कर दिया गया। सबको पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखा हुआ है। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 18 वर्षीय बिहार निवासी वाल्मीकि जहांगीर इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आया था, लेकिन सपना साकार होने से पहले ही जिंदगी की जंग हार गया। कोटा में पिछले 8.5 माह में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड का आंकड़ा 21 तक पहुंच चुका है। हालांकि पुलिस व प्रशासन द्वारा सुसाइड के रोकथाम के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। मुंगेर के श्रीकृष्ण सेतु से एक महिला ने पारिवारिक कलह की वजह से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। महिला की गोद में एक 2 साल का बच्चा था, जिसे उसने सेतु पर ही छोड़ दिया और पुल से छलांग लगा दी। सेतु पर काम कर रहे मजदूरों से महिला ने पहले बातचीत की थी। महिला ने जब उन्हें पारिवारिक कलह की बात बताई तो उन लोगों ने उसे समझाया, लेकिन महिला कुछ देर सोचने के बाद नहीं रुकी और सेतु से उसने छलांग लगा दी। महिला ने मरने से पहले मजदूरों को बताया था कि उसका पति पंजाब में काम करता है। मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने शव को गंगा से बाहर निकाला। फिलहाल जिला प्रशासन जांच में जुटा है। खड़ी थी बच्चे को लेके, तो हम लोग ड्यूटी आए तो देखे परेशान से वो रो रही थी। हम पूछे क्या मैटर हुआ, तो एक्चुअली वो बता नहीं रही थी। हम खुद पूछे तो बताए कि घर का मैटर हुआ, कुछ झगड़ा झंझट के बाद हुआ है, मारपीट हुआ है। तो पूछे हस्बैंड कहाँ है, तो बोला पंजाब में रहते हैं, पंजाब में काम करते हैं, घर में थे। फिर हमने बच्चे को देखे तो दया आया, हमने रोटी वोटी दी उसे कि खाओ,
और उसे हम 50 रुपये दिए कि लो किराया चले जाओ अपना थाना में जज बोलो मुखिया सरपंच बोलो, ये जान देने से क्या फायदा होगा। हम लोग समझा बुझा दिए, फिर अपने काम पे सबसे टॉप पे हम लोग चढ़ गए। बाद में 10-15 मिनट के बाद वो छलांग लगा दी। हम लोग कस्टमी घाट पे ड्यूटी करते हुए थाना से फोन आया, मुफस्सिल थाना से बड़ा फोन किए थे कि 9 नंबर पाया से एक लेडीज कूद गई है, जो कि आप लोग जाइए सर्वे कीजिए कहाँ पे है। तो हम लोग गए पुल पे 9 नंबर पाया के पास, तो वो ये लेडीज कूद करके और आगे देखिए जोहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती।